अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप पैसा कमा सकते हैं, तब भी आप करोड़पति बन सकते हैं। पैसे कमाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि पैसे से पैसा बनता है, राइट? आपका अपना पैसा नहीं चाहिए। जो समझदार लोग होते हैं वो दूसरे का पैसा यूज करके पैसा बना लेते हैं। बड़े से बड़े बिलियनियर्स को भी आज के टाइम देखें, वो जो भी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसमें भी वो बैंक लोन्स लेते हैं, तो उनका अपना पैसा भी बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्टेड नहीं रहता। सबसे बड़ा ब्लॉकर यही है कि हम सोचते हैं कि सेविंग से आगे बढ़ेंगे। आई हैव नेवर सीन someone turning into a millionaire or a billionaire just by savings. Plan B सबसे बेकार ऑप्शन होता है। You have to burn your boats to capture the island. आपको अपनी कैपेबिलिटीज का तब तक आइडिया नहीं होता जब तक आप उसको टेस्ट पे नहीं डालते, है ना? आप कहते हो आपको रनिंग अच्छी नहीं लगती। मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ यार मेरे से तो भागा नहीं जाता, मेरे पीछे कुत्ता लगा और आपको मैं भागता हुआ दिखूंगा, है ना? You need a motivation or a drive. People don't fail in life because they aim too high and miss. They fail in life because they aim too low and hit and consider that as a success. हमारे गोल्स ही बहुत छोटे होते हैं। वेल्थ स्ट्रेटजिस्ट के हिसाब से कौन से एसेट जो है लॉन्ग टर्म सिक्योर रहने वाले हैं, खास तौर पर मिडिल क्लास के लिए? अभी वेनेजुएला पे थोड़े दिन पहले अटैक हुआ है एंड प्रेसिडेंट को लेके चले गए हैं यूएस, है ना? रशिया, यूक्रेन और बहुत सारी कंट्रीज की आपस में, ईरान, इजराइल, बहुत सारी वॉर्स चल रही है। तो जो टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी होता है, ऐसे में वॉलेटाइल एसेट्स सबसे ज्यादा सफर करते हैं। बट मैं इसमें एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मिडिल क्लास के पास ज़्यादा, पहली चीज़ कैश बफर नहीं है, दूसरी चीज़ अगर वो माइंडसेट नहीं है लॉन्ग टर्म होल्ड का, अगर वो सिर्फ डेली आज पैसा लगाया और कल वो देख रहे हैं उसको, तो वो वोलेटिलिटी उनको इम्पेशेंट करके उनको लूज कराने पे मजबूर कर देगी। मिडिल क्लास को अमीर दिखने का शौक होता है, क्योंकि उसको वो पैसा खर्च करना है जो उसके पास है नहीं, उसको इम्प्रेस करना है जिससे वो चिढ़ता है। पर जो अमीर बनना चाहते हैं वो अमीर होने पे फोकस करते हैं। थिंक, फील, डू, हैव। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप फील करते हैं, जैसा आप फील करते हैं वैसा आप एक्शन लेते हैं, जैसा एक्शन लेते हैं वैसा रिजल्ट बनता है। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। तो भाई 2026 आ गया और कई लोग सोच रहे हैं कि यार 2026 में तो पैसा आ ही जाएगा, अब 2026 में पैसा कैसे आएगा, कुछ करेंगे तभी आएगा। लेकिन एक बड़ी बात जो मैंने सीखी है ना इन तमाम पॉडकास्ट के दौरान, क्योंकि इतने सारे फाइनेंस पे पॉडकास्ट किए, तो एक बात तो मैंने सीखी है कि हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्मार्ट वर्क उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच क्या रखते हैं, यानी कि आपका माइंडसेट कैसा है। तो मैंने तो ये रेजोल्यूशन लिया है कि मैंने अपने माइंडसेट को धीरे धीरे बदलना है और 2026 के एंड तक जितना मैंने सोच रखा है उतना तो पैसा कमाना ही है। तो हमेशा आपके लिए टिप्स लेके आती हूँ, ऐसे गेस्ट लेके आती हूँ जो आपकी मनोस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं, जो आपको बताते हैं कि जितना भी आपके पास है और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप पैसा कमा सकते हैं, तब भी आप करोड़पति बन सकते हैं। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है रोहित गहलोत। उन्होंने भी कह सकते हैं कि सिफर से शुरुआत की, ये बोल सकती हूँ मैं सर, और आज आप मिलियनेयर हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम रोहित गहलोत है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। तो इधर 32 साल की एज में ऑस्ट्रेलिया गया था बैक इन 2017। बेटे का सेकंड बर्थडे था जिस दिन केक काट के फ़्लाइट पकड़ी थी। आज भी मेमोरी है। 8 साढ़े 8 साल हो गए हैं अभी कंट्री में। तो इनिशियली जाके यहाँ पे पहले 10 साल आईटी में काम किया, इंजीनियरिंग की थी 2007 में, उसके बाद 17 तक आईटी में काम किया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाके 4-5 साल आईटी में जॉब की, उसके बाद ट्रांजिशन किया। अभी एक कार क्रैश हुआ था जिसकी वजह से फिर ट्रांजिशन हुआ। उसके बाद अब मैं एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल हूँ, तो एक रियल एस्टेट बायर्स एजेंसी रन करता हूँ ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी में मैं लोकेटेड हूँ। हमने रिसेंटली अपना ऑफिस खोला है सिडनी में। बाकी हम अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया डील करते हैं, हम इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो रोहित आज हमें बताने वाले हैं कि आप वेल्थ को कैसे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, क्योंकि ये वेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं और बड़े अच्छे तरीके से आपको मोटिवेट करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने टैलेंट के ज़रिए, अपने स्किल्स के ज़रिए पैसा कमा सकते हैं। क्या ऐसा ब्लॉकेज होता है इंडियन माइंडसेट में जो उसको अमीर बनने से रोकता है, मिडिल क्लास की अगर मैं बात करूँ? ये सबसे बड़ा ब्लॉकर मेरे हिसाब से आपका सेविंग माइंडसेट है।
सेविंग की वजह से प्रॉब्लम, देखो सेविंग की मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम सेविंग माइंडसेट की ये है कि जब आप सेविंग माइंडसेट रखते हैं, यू कैन नॉट सेव मोर देन 100% ऑफ योर इनकम। अगर आज आप 10 रुपये कमाते हैं तो आप 10 रुपये से ज़्यादा तो सेव कर ही नहीं सकते। तो सेविंग के साथ पहली चीज़ तो वो लिमिट आ जाती है। दूसरा, सेविंग माइंडसेट के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब आप सेविंग माइंडसेट रखते हैं तो सेविंग माइंडसेट की वजह से आपके पास जो भी आगे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ होती है, आप हर चीज़ में बचत करते हैं। आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते जाते हैं जहाँ पर आप शायद इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते थे। और वो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है स्टॉक्स ट्रेड्स में या रियल एस्टेट में करें, वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट इन जनरल आप अपने ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एजुकेशन के ऊपर। तो आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट से बचते हैं जिससे आप अपने आगे के ग्रोथ एवेन्यूज़ भी ख़त्म करते चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा ब्लॉकर यही है कि हम सोचते हैं कि सेविंग से आगे बढ़ेंगे। आई हैव नेवर सीन समवन टर्निंग इनटू अ मिलियनेयर और अ बिलियनेयर जस्ट बाय सेविंग्स। आप सेविंग्स करते हैं टू हैव योर फुट इन द डोर, उसके बाद आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है उसको आप इन्वेस्ट करते हैं। तो आप किसी की भी अगर बायोग्राफी देखेंगे हु हैज़ डन फाइनेंशियली वेल, उस बंदे ने सबने इन्वेस्ट किया और उसके बाद पैसे को ग्रो किया। तो कैसे, मतलब क्योंकि मैं खुद अगर अपनी बात करूं या हाँ जी। अपने जानकारों की बात करूं तो हाँ सब जी। यही कहते हैं कि भैया अपनी सैलरी का या अपनी कमाई का इतना % जो है वो सेव करो। हाँ जी। तो आपने तो उसको बिल्कुल ही गलत नहीं, ठहरा गलत दिया। नहीं ठहराया। मैंने बोला डेफिनेटली सेव करो, क्योंकि आप सेव नहीं करोगे तो इन्वेस्ट कैसे करोगे। हाँ, हाँ। उनके कहने का शायद मतलब ये है, मैं जैसा गेज कर पाता हूँ, कि आप अगर 100% ऑफ योर इनकम आप स्पेंड करते रहेंगे तो आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। पर असली क्वेश्चन ये आता है कि जो आपने पैसा सेव किया है उस पैसे के साथ आप क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये में आप 3 रुपये 4 रुपये सेव करते हैं। इस 4 रुपये के साथ आप क्या करते हैं? क्या आप इसको बैंक में डाल देते हैं और 7-8-10% की एफडी की वेट करते हैं, या फिर आप इस पैसे को किसी ऐसी एग्रेसिव मार्केट में लगाते हैं या किसी ऐसे थॉट के ऊपर लगाते हैं या फिर अपने ऊपर लगाते हैं जिसका आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी बात हो रही थी ऑफ द कैमरा, हाँ जी। तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई हाँ कि जी। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, आपके हाँ पास जी। पैसा भी नहीं है, तब भी आप अमीर बन सकते हैं। हाँ जी। वो कैसे बना जा सकता है? देखो, अल्टीमेटली पैसे कमाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। आप लोग कहते हैं कि पैसे से पैसा बनता है, राइट? आपका अपना पैसा नहीं चाहिए। जो समझदार लोग होते हैं वो दूसरे का पैसा यूज़ करके पैसा बना लेते हैं। तो मुझे लगता है कि पैसा कभी भी आपके लिए लिमिटेशन नहीं होता। अगर आपके पास आइडिया स्ट्रांग है तो आप रास्ते ढूंढ लेते हैं, आप पीपल ढूंढ लेते हैं जो आपके ऊपर पैसा लगाने के लिए रेडी होते हैं। तो बेसिकली आई थिंक लैक ऑफ आइडिया होता है जिसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते, या लैक ऑफ बिलीफ होता है। मुझे नहीं लगता कि लैक ऑफ पैसा होता है, क्योंकि आप बड़े से बड़े बिलियनियर्स को भी आज के टाइम देखें, वो जो भी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसमें भी वो बैंक लोन्स लेते हैं, तो उनका अपना पैसा भी बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टेड नहीं होता है। तो पैसा कमाने के लिए पैसा तो चाहिए, पर ज़रूरी नहीं वो आपका ही हो। तो अगर किसी के पास आज के टाइम पैसा नहीं है तो सबसे पहली चीज़ वो देखें कि वो कहाँ क्या करना चाहते हैं लाइफ में। सबसे पहली चीज़ क्लैरिटी है, राइट? मैं कहता हूँ अगर पैसा भी है आपके पास, अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो आप उस पैसे को सिर्फ गैम्बल कर रहे होंगे आज के टाइम, है ना? तो आपको सबसे पहले क्लैरिटी लेनी है कि आप करना क्या चाहते हैं, आपको किस चीज़ में मज़ा आता है। आपको जिस चीज़ में मज़ा आता है उसी में आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, पैसे को पैसा खींचता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अब किसी से पैसा लेके पैसा बनाया? हाँ जी, मेरा सारा जो रियल एस्टेट में करियर बना है, जो मेरा सारा पोर्टफोलियो बना है, वो बैंक से लोन लेके बना है। मेरा इनिशियली जब ऑस्ट्रेलिया गया था तो सबसे पहला जो मेरा लोन था वो एक कज़न के थ्रू था। वो इंटेंशनल नहीं था, पर वो मैंने उससे $1000 मांगे थे, उसने $10,000 ट्रांसफ़र कर दिए थे। फिर दोबारा $10,000 अकाउंट में आए तो 20,000 का कर्जा हो गया था। जब मैं इनिशियली 6 से 8-10 महीने लगे थे मुझे वो सब उतारने में। तो उस टाइम पैसा लिया था, पर उसके बाद अगर आज तक भी आप देखोगे तो मेरे ऊपर खुद लोन है, मेरे ऊपर एक बड़े अमाउंट में लोन है और वो सारा बैंक मनी है। तो आप जब रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं बाहर तो आप यूजुअली लेंडिंग करते हैं। तो हाँ, मेरे पास पैसा है, पर देखो एज लॉन्ग एज मेरे पास जितना मैं इंटरेस्ट बाहर दे रहा हूँ उससे ज़्यादा अगर मैं रिटर्न्स कमा पा रहा हूँ तो फिर आई एम नॉट वरीड। तो वो मेन कंसेप्ट है कि अगर आप किसी चीज़ में पैसा मार्केट से उठा के लगाते हैं, अगर वो 6% 7% पे उठाते हैं तो आपको इतना स्ट्रांग बिलीफ या कन्विक्शन होना चाहिए कि जहाँ पे आप वो पैसा लगा रहे हैं वो आपको उससे ज़्यादा रिटर्न दे के जा रहे हैं। नहीं तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे, आप पीछे जा रहे हैं। लेकिन नौकरी वाला इंसान इतना बड़ा रिस्क ले सकता है क्या? हाँ, नौकरी वाला इंसान जितनी उसकी जेब होती है उसके हिसाब से रिस्क ले सकता है। अब नौकरी पे डिपेंड करती है कि अगर आप महीने के 10,000 कमाते हो और 3,000 बचाते हो तो इनिशियली आप अपनी रिस्क एपेटाइट उतनी ही रखते हो, धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करते हो। जैसे जैसे आपको सक्सेस मिलती है, 3,000 लगाए कहीं किसी भी आप एसेट क्लासेस पे आप थोड़ी सी देखो, आई थिंक ज़्यादातर लोग फेल वहाँ करते हैं जब आप ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी आपको नॉलेज नहीं होती। अगर आप मुझे बोले कि जाके स्टॉक्स में पैसा लगाओ, बेशक मेरे पास पैसा होगा और अगर मैं स्टॉक पे पैसा लगाता हूँ तो शायद मेरी चांसेस ऑफ लूजिंग ज़्यादा होंगे, क्योंकि मेरे को उस एसेट क्लास की नॉलेज नहीं है और कॉन्फिडेंस नहीं है।
पर तो सबसे पहली चीज़ है, आप अपना जिस भी चीज़ में पैसा लगाना चाहते हैं पहले उसको अच्छे से स्टडी करें। अगर आपने अब स्टडी कर लिया, आपको अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा है, तो आप स्मॉल बिट्स में पैसा लगाना शुरू करें। आप 2-3 हज़ार लूज़ करना अफोर्ड कर सकते हैं शुरू में, 1000-2000 लगाने की कोशिश करें। आप वो लगाते हैं, उसके बाद जैसे जैसे आप लगाएंगे और आपको सक्सेस मिलने लगेगी, उस दौरान आप स्किल्स भी बिल्ड करेंगे, एक्सपीरियंस बिल्ड करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। धीरे धीरे फिर आप अपनी रिस्क एपेटाइट बढ़ा सकते हैं। पहला जो मैंने बेट लिया था ऑस्ट्रेलिया में भी, वो मेरे बेट्स बड़े नहीं थे। धीरे धीरे बेट्स आपके बढ़ते जाते हैं, और नॉट जस्ट विद मी, विद एनीवन। आप जिसको भी स्टडी करते हैं, बड़े बड़े बिलियनर्स को भी आप उनके इनिशियल बेट्स देखेंगे, वो बड़े स्मॉल होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे स्किल बिल्डअप होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ऐसे ऐसे उनकी रिस्क एपेटाइट भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर जैसे अब हम देखते हैं कि इंडिया में अगर हम बात करें, मिडिल हाँ क्लास जी। की मैं बात करूं, तो ईएमआई लोन्स इतने ज़्यादा है ना कि आप कोई तीसरी चीज़ लेने की सोच ही नहीं सकते। आपका गाड़ी का लोन चल रहा है, आपकी घर की हाँ जी। ईएमआई चल रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हाँ तो इनसे कैसे बचा जाए, और इनसे बचेंगे तभी तो आप आगे की सोचेंगे। वो स्ट्रेस ही इतना है दिमाग में ईएमआई का। हाँ जी, देखो 2 चीज़ें हैं अभी यहाँ पर। पहली चीज़ तो ये कि आपने जो लोन्स लिए हैं वो किस चीज़ के लिए लिए हैं। लोन्स 2 तरह के होते हैं। हर लोन बुरा नहीं होता, पर हर लोन अच्छा भी नहीं होता है। ठीक है, गुड डेट और बैड डेट में हमें फ़र्क समझने की ज़रूरत है। अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि गाड़ी का लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड के लोन लिए, है ना, तो वो बैड डेट होता है। अगर आप वो ले रहे हैं तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। जैसे मैं अगर पर्सनली बोलूँ, मेरे ऊपर लोन बहुत होगा, पर मेरे ऊपर गाड़ी का $1 भी लोन नहीं है। मैं हमेशा, मेरा लाइफ में प्रिंसिपल ये है कि गाड़ी जो भी खरीदूंगा वो मैं कैश खरीदूंगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि गाड़ी अपने आप में डेप्रिशिएटिंग एसेट है, और ऊपर से अगर मैं उस पर इंटरेस्ट भर रहा हूँ, ब्याज भर रहा हूँ, तो मैं डबल लॉस करता हूँ। अगर मैं एक एप्रिशिएटिंग एसेट पे, अगर रियल एस्टेट पे मैं लोन लेके बैठा हूँ, तो रियल एस्टेट में मुझे पता है कि अगर मैं 6% इंटरेस्ट देता हूँ तो मेरे को रियल एस्टेट उससे ज़्यादा कमा के दे रहा है। तो आई एम गोइंग अहेड इन लाइफ, नॉट बैकवर्ड। तो आप जितने भी तरह के आप लोन्स लेके बैठे हैं, तो वो देखने की ज़रूरत है आपको किस तरह के लोन ले रहे हैं। अगर आपको गाड़ी पे लोन लेना पड़ता है तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, अनलेस वो आपकी एब्सोल्यूट मस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अब 10 लाख की गाड़ी लेता है क्योंकि उसके पास जेब में 3 लाख ही थे, तो क्या आप 3 या 4 लाख की गाड़ी से काम नहीं चला सकते हो? ठीक है, अगर आपको 10 लाख की गाड़ी लेनी है तो किस रीज़न से लेनी है? अगर वो आप बिजनेस में ले रहे हो तो अगेन वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, फिर मैं उसको स्ट्रेस नहीं बोलूँगा क्योंकि वो आपको रिटर्न दे रहा है। पर अगर आप वो 10 लाख की गाड़ी इसलिए लेते हो क्योंकि पड़ोसी ने 15 लाख की गाड़ी ली है, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। क्योंकि आप ये खर्चा कर रहे हैं, उस पैसे को खर्च कर रहे हैं जो आपके पास है नहीं, उस इंसान को इम्प्रेस करने के लिए जो आपका शायद कुछ लगता भी नहीं। तो मुझे लगता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपके लोन्स किस तरह के हैं। और अगर आपके पास सिर्फ गुड डेट है, आप कहते हो कि भाई आई वॉज फाइनेंशियली एजुकेटेड, मैंने कोई गलत डेट लिया ही नहीं है लाइफ में, विच इज़ गुड, तो उस केस में गुड डेट एक स्ट्रेस नहीं है। गुड डेट एक्चुअली आपको लाइफ में आगे लेके जा रहा है। फिर मैं आपको बोलता हूँ कि शायद आपको फिर अपना फोकस चेंज करने की ज़रूरत है। डेट आपके पास 1 करोड़ का हो या 100 करोड़ का हो, हर डेट की टर्म इंडिया में आजकल 20 साल के लोन होते हैं, मुझे नहीं पता अभी 30 साल के शुरू हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो नॉर्म है 30 साल का है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में बड़ा क्लियरली लोगों को बोलता हूँ कि अगर एक डेट आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे डेट है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी बढ़ रही है और आपको उसको होल्ड करने में ज़्यादा कुछ अपनी जेब से लगाना नहीं पड़ रहा है, किराएदार उसकी EMI उतारता है, तो यू वांट द बिगर द डेट द बेटर इट इज़ फॉर यू। क्योंकि ये वैसा ही मामला हुआ जैसे एक शर्ट को सूखने में 3 घंटे लगते हैं, 100 शर्ट को सूखने में भी 3 ही घंटे लगते हैं। तो आज आपके ऊपर अगर 1 मिलियन का डेट है या 1 करोड़ का डेट है या 100 करोड़ का डेट है, उसको उतरने में उतना ही टाइम लगेगा। डेट के अमाउंट से मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि उस डेट को होल्ड करने के लिए आपके ऊपर मंथली कैश फ्लो का कितना प्रेशर है, कितना आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। अगर आप एक ऐसे मॉडल में चले जाते हैं जहां पर डेट अपने आप को सस्टेन कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि आप उतना ज़्यादा कामयाब होंगे जितना बड़ा आपका डेट होगा, क्योंकि 20-30 साल बाद जब वो डेट क्लियर होता है, आप उतने बड़े एसेट बेस के मालिक होंगे, और उससे नहीं उससे भी ज़्यादा के। क्योंकि अगर आज आप 100 करोड़ का लोन लेते हैं और आपने 100 करोड़ का ऐसी प्रॉपर्टीज़ में लगा रखा है जो 100 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, और अगर वो किसी तरीके से इस मॉडल में आ जाती हैं कि वो अपने आप को पे बैक कर पा रही है और आपके ऊपर बोझ नहीं है, तो ये 100 करोड़ का डेट तो 20 साल में खत्म होगा ही होगा, प्लस ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी 200, 400, 500, 20 साल में जो भी आपको 3, 4, 5 गुना रिटर्न मिलेंगे, तो आप 500 करोड़ के एसेट के मालिक होंगे उस पैसे से जो सारा बैंक का पैसा था। तो अल्टीमेटली ये समझने की ज़रूरत है कि वो डेट किस तरह का है। अगर ख़राब डेट है तो आपकी प्रॉब्लम है, आप उसको फिक्स करें। अगर वो अच्छा डेट है तो फिर आप अपनी साइकोलॉजी को फिक्स करें। अमीर लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है और मिडिल क्लास की क्या होती है? ओके, जो मिडिल क्लास है वो पैसे को खुदा मानता है, जो अमीर आदमी है वो पैसे को एक रिसोर्स मानता है, पैसे को टूल की तरह यूज़ करता है। हाँ। जो मिडिल क्लास है उसके लिए पैसा लिमिटेड है, अमीर आदमी के लिए टाइम लिमिटेड है। जो मिडिल क्लास है वो टाइम बेचता है, पैसा खरीदता है। जो अमीर आदमी है वो पैसा बेचता है, टाइम खरीदता है।
जिसके लिए तो ये बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। तो इवेंचुअली आप जब आगे बढ़ने लगते हैं लाइफ में, आप बेटर करने लगते हैं, उसके बाद आप अपना टाइम बाय बैक करना शुरू करते हैं। आप किसी भी फील्ड में होंगे, अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, छोटा बिजनेस है, जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे आप एम्प्लॉयज़ लेने लगते हैं। एम्प्लॉयज़ लेने का मतलब क्या है, आप अल्टीमेटली किसी को पे कर रहे हैं ताकि उसका टाइम बाय बैक कर पाएँ, ताकि वो आपके बिजनेस में आपको हेल्प कर पाए। तो अल्टीमेटली आई थिंक ये बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो मिडिल क्लास को बदलने की बहुत ज़रूरत है, ताकि ये जो मिडिल हाँ क्लास जी। का दुख रहता है ना हाँ जी। खत्म हो जाए? देखो, बहुत सारी हैबिट्स हैं, पर मुझे लगता है जो सबसे बड़ी हैबिट है वो ये समझने की ज़रूरत है कि यू आर ऑलवेज एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखें, आप उससे भी पहले मैं एक बात बोलूँगा, आप जो आप सोचते आ रहे हैं और जो आप करते आ रहे हैं ना, उसका रिजल्ट आपको मिलता आ रहा है। लेस ब्राउन का एक कोट मेरे को याद आता है इस बात पे, वो ये कहता है, यू गेट इन लाइफ व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। आपको लाइफ में वो मिलता है जो आप होते हो। तो आज आपकी लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस हैं वो आप जो हो उसकी वजह से हैं। जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। तो और आप कैसे बदल सकते हैं, आपको अपना सर्कल बदलने की ज़रूरत है। आप अगर क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले बोला, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, क्योंकि जैसा आपके 5 लोग जो आपके आसपास बैठा जैसा सोचते हैं वैसा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत बड़ा छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे 2 वर्जन है, रोहित 1 है, रोहित 2 है। रोहित 1 के 5 दोस्त हैं। रोहित 1 के पास आज 1 करोड़ रुपए है। उसके 5 दोस्त हैं जिन्होंने सबने पैसा मार्केट में लगाया या बिजनेस में लगाया और डूब गया। वो उनके बीच बैठता है। तो आज इसके पास बेशक पैसा हो, ये क्या इसकी पैसा लगाने की हिम्मत होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसने वही देखा है, इसका एक्सपोजर ही उतना है। पर अब रोहित 2 है, इसके पास 1 रुपया जेब में नहीं है। ये 5 लोगों के पास ऐसे बैठता है, किसी ने छोटे स्केल पे काम किया, किसी ने बड़े स्केल पे काम किया, किसी के काम 4 बार फेल हुए पर वो लगे हुए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। इसके पास बेशक पैसा नहीं है, इसने दोस्तों से उधार लिया, रिश्तेदारों से उधार लिया, बैंक से अगर ले पाया तो वहां से पैसा उधार लिया और ये बिजनेस करेगा। तो सारा गेम आपके सर्कल का, आप जैसे लोगों में बैठते हो आप वो बहुत आपको इंपैक्ट करता है। तो आपको समझने की जरूरत है, अगर आज आप जहां पर भी हो आप चाहते हो कि मैं बदलूं, क्योंकि आप बदलोगे तभी आपका आउटकम बदलेगा, जो आपको मिला है लाइफ में वो बदलेगा, और आप कब बदलोगे? जब आपका सर्कल बदलेगा। यू आर ऑलवेज कन्फाइंड बाय योर सर्कल। लेकिन एक और बड़ी परेशानी है ना मिडिल जी। क्लास के साथ, अगर आपने जैसा बोला कि सर्कल उधार लेना, आप जैसे आप कह रहे हैं कि पैसा लगाया, डूबा, फिर उठ खड़े हुए, लेकिन एक डर भी रहता है कि अगर अब जैसे मैं सोच रही हूँ मुझे गाड़ी लेनी है या मुझे iPhone 17 लेना है, तो मुझे लग रहा है कि यार EMI पे ले लूँ, लेकिन अगले महीने अगर उतना पैसा ना कमा पाई तो क्या करूँगी? तो उस डर से कैसे निजात मिलेगा? देखो, मैं कहता हूँ बहुत सारे डर ना खराब डर नहीं होते। आई थिंक अगर आप आईफोन और गाड़ी की EMI से डरते हैं तो वो अच्छा डर है। मुझे लगता है कि मैं आपको बोलूंगा नहीं कि उस डर को आप ओवरकम भी करें, क्योंकि अगेन वो बैड डेट है। आपको डेट लेने नहीं चाहिए। तो तभी कहते हैं हर डर बुरा नहीं होता। बहुत सारे, देखो, ह्यूमन ब्रेन है सर्वाइवल के लिए बना है, तो डर तो बड़ा नेचुरल ह्यूमन फीलिंग है, राइट? डर हर बार गलत नहीं होता। ऐसे केसेस में डर मुझे लगता है कि अच्छा होता है, क्योंकि वो आपको रोकता है गलत काम करने से। पर अगर ये डर ऐसी चीज़ के लिए कि आप उसके लिए भी लोन नहीं लेते हो, जो चीज़ें आपको आगे बढ़ाती, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपके ड्रीम्स है, चाहे वो आपका बिलीफ है, या चाहे वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स है, उन डर से अगर वो रोकता है तो फिर आपको अपने रिस्क कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है। देखो, बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं सोचने के। जैसे मेरे लिए, मैं इस डर को कैसे ओवरकम करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग कैसे सोचते हैं कि मैं ये स्टेप ले रहा हूँ, मेरा बेस्ट पोटेंशियल रिजल्ट क्या होगा। हर आदमी ये सोचता है, मैं कुछ भी अगर बिजनेस करने लगा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जिसमें 10,000 लगाता हूँ, तो हर आदमी क्या सोचता है कि मेरा बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्या होगा। उसके हिसाब से हम बीइंग इंडियन बहुत कंजर्वेटिव होते हैं। हम आउटकम को इतना कंप्रेस कर देते, इतना उसको डिस्काउंट कर देते हैं कि वो आउटकम अट्रैक्टिव ही नहीं रह जाता। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा चांस या रिस्क लेने की एपेटाइट होती है, या वो जो डिसीजन मेकिंग होती है, वो नो में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि हमने आउटपुट को इतना नॉन अट्रैक्टिव बना दिया है, इतना रिड्यूस कर दिया अपने कंजर्वेटिव सोच की वजह से। पर आज मैं कहता हूं कि इसको फ्लिप करते हैं सोच को, जो मैंने फ्लिप की हुई अपने लिए। मैं फ्लिप करता हूं और मैं अब ये सोचता हूं इसमें मेरा बुरे से बुरा क्या होगा। आप अपना अगर रिस्क को बढ़ा चढ़ा के भी देखते हैं, बुरे से बुरा भी अगर आप अपना रिस्क एपेटाइट के अंदर आता है, आप वो एब्जॉर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 10,000 लगाता हूं, मैं सोचता हूं बुरे से बुरा क्या होगा, ये 10,000 डूब जाएंगे और ये मेरी रिस्क एपेटाइट के अंदर है, आई कैन अफोर्ड टू लूज दिस। तो क्या होता है, मेरा डिसीजन मेकिंग येस में कन्वर्ट होने लगता है। तो लाइफ में आप जितने नोज को येसेस में कन्वर्ट करते हैं ना, आप लाइफ में उतना आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि हमेशा अगर आप किसी भी पॉइंट, डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे खड़े हैं, आपको लगता है कि
यार मैं इस टाइम पे डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, हम्म, तो ये सोचें कि आपका वर्स्ट केस आउटकम क्या है, क्या वो आपकी रिस्क एपेटाइट के अंदर है। अगर नहीं है तो शायद वो रिस्क आपके लिए अभी नहीं है, यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट के अंदर आप अफोर्ड कर सकते हो तो टेक इट, यू विल बी थैंकिंग मी फॉर दिस एडवाइस। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, टेक चांसेस। तो जैसे नौकरी की हमने बात की, हाँ अब जी। कई लोग कहते हैं कि आप नौकरी के साथ दूसरा काम शुरू कर लो, हाँ जी, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि 100%। ठीक है आपकी आ भी रही है। लेकिन अगर मैं नहीं दोनों चीज़ों को मैनेज कर पा रही हूँ, तो नौकरी छोड़ना एक अच्छा विकल्प है अपना काम शुरू करने के लिए? बड़ा सब्जेक्टिव है ये, डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितनी लाइबिलिटीज है। आप मेरे को बोलेंगे मैंने ऐसी मूर्खता करी है, पर आई एम वेरी हैप्पी मैंने वो करी है। मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि प्लान बी सबसे बेकार ऑप्शन होता है। यू हैव टू बर्न योर बोट्स टू कैप्चर द आइलैंड, है ना। तो पर सबके लिए ये नहीं होता। अगर किसी के पास फाइनेंशियल कमिटमेंट ज़्यादा है और वो 2 महीने भी सर्वाइव नहीं कर सकता, उसके पास फाइनेंशियल बफर नहीं है, मैंने क्या किया था, मैं लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैंने जब अपनी नौकरी छोड़ के बिजनेस शुरू किया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास 1 साल सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं थे, पर मैंने उस टाइम और लोन लिया था। मेरे पास ऑलरेडी रियल एस्टेट पे लोन था, मेरे पास प्रॉपर्टी की वैल्यूज बड़ी थी, उसमें ऑस्ट्रेलिया में आप इक्विटी निकाल सकते हैं। मैंने $2 लाख की इक्विटी निकाली थी और ये डिसाइड किया था अब अगले 1 साल इसके ऊपर सर्वाइव करना है। तो जब आपके पास अर्निंग आनी बंद हो जाती है ना, और आपको पता है कि आप अपनी सेविंग में टैप इन कर रहे हैं जो 1 साल में खत्म हो जाएगी, तो आपके अंदर एक बड़ी डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी आ जाती है। लोग मुझे कहते हैं तो रोज सुबह 5 बजे कैसे उठ जाता है। मैं कहता हूँ मेरे जितना लोन लेके देखो, आपकी भी आँख खुलने लगेंगी। तो ये बड़ा पर्सपेक्टिव है। तो अगर आप अपने ऊपर, कई बार हम बहुत सरप्राइज होंगे अगर हम अपने आप को कई बार ऐसी सिचुएशंस में डालते हैं। मैं नहीं कहता सबके लिए है, अगेन आई डोंट, लोगों की डिफरेंट रिस्क एपेटाइट होती है, पर कई बार आप अपने आप को जब ऐसे सर्कमस्टांसेस में डालते हैं तो आप खुद सरप्राइज होते हैं कि आपके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज निकल के आती हैं जो आप कभी सोचते भी नहीं थे कि आप में है। तो मुझे लगता है कि पर अगेन मैं नॉर्मल अगर किसी इंसान की बात करूं जो जॉब कर रहा है और कुछ अपना करना चाहता है, ऑलवेज पैरेलली स्टार्ट करो। आप फॉर एग्जांपल आप 10,000 कमाते हो, आप साथ में 10,000 में 2-3 हज़ार बचाते हो, आप अपना बिजनेस जिस भी तरह का बिजनेस करना चाहते हो आप उसको पैरेलली शुरू करें। उसमें आप 6 महीने पैरेलल करें, आपको 2 साल करना पड़ता है 2 साल करें। आप इस लेवल का कॉन्फिडेंस देखिए, क्योंकि बहुत बार बिजनेसेस क्या होता है, आपको लगता है कि ये बिजनेस आपके लिए, पर वो बिजनेस आपके लिए होता नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत बड़ा फॉल्ट जो देखा है लोगों का अभी, एक कुक है, उसको कुकिंग में मजा आता है और वो कहता है मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा। एक कुक का और एक रेस्टोरेंट बिजनेस में अपने आप में बहुत बड़ा फर्क है। आपको अगर पेंटिंग अच्छी लगती है का मतलब ये नहीं है कि आप पेंटिंग शॉप खोलते हैं, आप पेंटर बनते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग फेल मैंने होते हुए ऐसे देखे जिनको, जो कुक थे और कुक के बाद अपना रेस्टोरेंट बिजनेस खोलते हैं और फिर समझ आता है कि बिजनेस के लिए जो स्किल सेट चाहिए वो बहुत डिफरेंट है देन कुकिंग। आज अब आपको लीडरशिप स्किल्स चाहिए, आपको मैनेजरियल स्किल्स चाहिए, आपको बिजनेस की बेसिक्स पता होने चाहिए, आपको प्रॉफिट लॉस पता होना चाहिए। अब आपको कुक हायर करना है, आपको खुद कुक नहीं बनना है वहाँ पे। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप कुछ जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ पैरेलली ट्राई करें, क्योंकि वो भी फेज होता है जब आप अच्छे से उसको ट्राई करके देख सकते हैं कि क्या ये आपके लिए है भी कि नहीं। अगर आपको लगता है आपके लिए है तो फिर इवेंचुअली देखो, अगर आपको मजा आता है उसमें और आपको लगता है आपके लिए है, धीरे धीरे आप उसमें रेवेन्यू बनाने लगेंगे। आप ये मत सोचें कि आप अपनी पूरी सैलरी रिप्लेस करेंगे तभी फुल टाइम उसमें जाएं। मैं बोलता हूं अगर आप 50% ऑफ अपनी सैलरी वहां से निकालने लगते हैं, अब आपको ये छोड़ देना चाहिए। लालच 2 नाव का अच्छा नहीं होता। अब आपको ये छोड़ के दूसरे में जंप कर जाना चाहिए, क्योंकि जब आपने ये 8 घंटे का टाइम फ्री किया, अब आप अपने बिजनेस को, यहाँ 10 कमाते थे उधर 5, उसको 5 से 10 और 15 और 20 अपने आप ले जाओगे जब आपने ये टाइम फ्री करेगा। तो दूसरा मुझे लगता है कि बिकॉज मैं भी 2 पैरेलल बोर्ड्स में कुछ टाइम था, हालांकि मैं 4-6 महीने ही था। मुझे लगता है कि, और मैं अपने कोलीग को भी ये बात बोल रहा था कि जो गिल्ट आपके दिमाग को ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि आप कहीं से पैसा ले रहे होते हैं नौकरी से और आप अपने काम में भी थोड़ा टाइम लगा रहे होते हैं, वो गिल्ट भी आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा हैंडीकैप करके रखता है। तो मुझे लगता है जिस दिन आप नौकरी छोड़ते हैं तो बड़ा लिबरेशन, बड़ी फ्रीडम, प्लस बहुत सारी ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी आती है, जिससे आप 5 को 15 बड़ी इजीली ले जाते हैं। पर आपको उस बिजनेस को उसके 30, 40, 50% ऑफ एक रेगुलर इनकम तक ले जाने की जरूरत है अपने नौकरी के साथ, अगर आपका रिस्क एपेटाइट या आपके पास इतना कैश बफर नहीं है टू सस्टेन।
अच्छा, मैंने कई सारे वेल्थ स्ट्रेटजिस्ट के साथ पॉडकास्ट किए हाँ हैं। जी। जो हम कहावतें भी सुनते हैं ना, मुझे लगता है वो भी बड़ी मिडिल क्लास ड्रिवन है, जैसे जितनी चादर है उतने पैर पसारो। हाँ जी। लेकिन आप लोगों से बात करके तो ऐसा लगता है कि भैया चादर छोटी हो, आप पैर बड़े पसारो, चादर हाँ खुद जी। बड़ी हो जाएगी, ऐसा है क्या? हाँ जी, मैं अपनी चादर बड़ी करता हूँ। मेरे को आज भी सब बोलते हैं कि मैं अपने फादर की बात बताता हूँ। मेरे फादर आज से 6-8 साल पहले भी बोलते थे और मैं बड़ा उसका ना डिफरेंट रिस्पॉन्स देता था। वो कहते थे यार तू सपने बहुत बड़े देखता है, और मैं उनको हमेशा बोलता था कि मैंने ना लाइफ में जो सपने देखे हैं उससे ज़्यादा पाया। तो मुझे मेरी अपने साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं सपने बहुत छोटे देखता हूँ। मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, और इस पे ना ये मैं अभी लेस ब्राउन का एक कोट भी याद आता है इस पे, जिसको वो हमेशा कहता है पीपल डोंट फेल इन लाइफ बिकॉज दे एम टू हाई एंड मिस, दे फेल इन लाइफ बिकॉज दे एम टू लो एंड हिट एंड कंसिडर दैट एज अ सक्सेस। हमारे गोल्स ही बहुत छोटे होते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं सपने छोटे देखता हूँ। मुझे लगता है मैंने चादर फैलती चली गई जैसे जैसे मैंने पैर पसारे हैं वह। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, आपको अपनी कैपेबिलिटीज का तब तक आइडिया नहीं होता जब तक आप उसको टेस्ट पे नहीं डालते, है ना। आप कहते हो आपको रनिंग अच्छी नहीं लगती, मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ यार मेरे से तो भागा नहीं जाता, मेरे पीछे कुत्ता लगा और आपको मैं भागता हुआ दिखूंगा, है ना। यू नीड अ मोटिवेशन और अ ड्राइव। लोग कहते हैं कि यार मेरे से कमाया नहीं जाता, ठीक है घर में बैठे हैं क्योंकि खाने पीने को सब मिल रहा है ना। उन लोगों से पूछो जिसके आगे पीछे कुछ नहीं और उसका बच्चा बीमार है, वो रात के 12 बजे बारिश भरी ठंड में भी कमाने के लिए निकलेगा। सारी बात है कि आप हंगर कितनी है, ड्राइव कितनी है, मोटिवेशन कितना है ना। तो मुझे लगता है कि जब आप अपने आप को टेस्ट करते हैं तो आप खुद सरप्राइज हो जाते हैं। मैं अक्सर होता हूँ, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि आप में कितनी कैपेबिलिटीज है। अच्छा, अगर मैं बात 2026 की हाँ करूं जी। तो वेल्थ स्ट्रेटजिस्ट के हिसाब से कौन से एसेट जो है लॉन्ग टर्म सिक्योर रहने वाले हैं, खास तौर पर मिडिल क्लास के लिए? क्योंकि मैं मिडिल क्लास की बात करूंगी, उनको अमीर बना के ही छोड़ना है, पहले तो मैं हाँ ही हो जी। जाऊं। नहीं बिल्कुल, डिफरेंट एसेट क्लास की बात करें, मैं ऑनेस्टली मेरा बड़ा लिमिटेड एक्सपोजर है फ्रॉम रियल एस्टेट, और मैं सिर्फ रियल एस्टेट में इसलिए पैसा नहीं लगाता क्योंकि वही पैसा बनाता है। दूसरी एसेट क्लासेस में पैसा बनते हैं, मेरे को जिसकी नॉलेज है मैं उसमें पैसा लगाता हूँ। आप समझ रहे हो, चाहे मेरा रिटर्न उसमें कम भी आए पर मुझे पता है कि उससे कैसे पैसे बनाने, है ना। वही अपने लिए करता हूँ, वही अपने क्लाइंट्स के लिए करता हूँ। अब रही बात कौन कौन से एसेट क्लासेस, मुझे पर्सनली लगता है, देखो आपको समझने की जरूरत है कि ये जो दूसरे एसेट क्लासेस हैं वो क्या रिस्क एसेट क्लासेस हैं वो, या फिर सेफ्टी एसेट क्लासेस हैं, किस तरह के एसेट क्लासेस हैं ये। जैसे अगर हम बात करते हैं स्टॉक्स की, स्टॉक के साथ वोलेटिलिटी होती है, राइट। स्टॉक बहुत ज़्यादा ड्राइव करता है जैसा आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। जैसे आज के टाइम एज वी आर टॉकिंग टुडे, अभी वेनेजुएला पे थोड़े दिन पहले अटैक हुआ है एंड प्रेसिडेंट को लेके चले गए हैं यूएस, है ना। और इसके साथ रशिया, यूक्रेन और बहुत सारी कंट्रीज़ की आपस में, ईरान, इजराइल, बहुत सारी वॉर्स चल रही हैं। तो जो टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी होता है, ऐसे में वॉलेटाइल एसेट्स सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो आज अगर मिडिल क्लास पैसे वॉलेटाइल एसेट्स में लगाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैंक कर गए हैं, तो चांसेस हैं कि वो अच्छा कर जाएं आगे आने वाले टाइम में जब स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। बट मैं इसमें एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मिडिल क्लास के पास ज़्यादा, पहली चीज़ कैश बफर नहीं है, दूसरी चीज़ अगर वो माइंडसेट नहीं है लॉन्ग टर्म होल्ड का, अगर वो सिर्फ डेली आज पैसा लगाया और कल वो देख रहे हैं उसको, तो वो वोलेटिलिटी उनको इम्पेशेंट करके उनको लूज़ कराने पे मजबूर कर देगी। क्योंकि आज आपने 10,000 लगा दिए स्टॉक में, कल को वो 6,000 हो गया और वो देख रहा है और उसको लॉस हो रहा है, पैनिक हो गया, उसने बेच दिया तो उसने अपना लॉस बुक कर लिया, ठीक है। दूसरा जो एसेट क्लास है वो गोल्ड एंड सिल्वर है, ये सेफ्टी एसेट क्लासेस है ना। ये सेफ्टी की तरफ जब भी लोग भागते हैं, इस टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जब आपकी करेंसी डी वैल्यू होती है, जब वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, उस टाइम हर कोई इन सेफ एसेट क्लासेस में अपना मनी पार्क करता है। तो सारा गेम डिमांड एंड सप्लाई का है। आज गोल्ड एंड सिल्वर की डिमांड बढ़ती है तो इनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। आज आप अगर उनको खरीदते हो, क्योंकि आज मोस्ट अनसर्टेन टाइम्स है और हर आदमी इसकी तरफ पैसा लगा रहा है और ये ऑलरेडी बहुत चढ़ चुके हैं ऊपर, तो आज आप इसको परचेज करते हैं और कल को इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर थोड़ा सा सर्टेनिटी आती है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें प्राइस में सॉफ्टनिंग होगी या गिर सकते हैं। ये कॉमन सेंस है। मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा कि फ्यूचर कैसा होगा, मैं एक नॉर्मल इन्वेस्टर की तरह आपको बता रहा हूँ कि आप किन एसेट क्लासेस में पैसा लगा के क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे। तो ये कॉमन साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग है। अब मिडिल क्लास को ये देखने की जरूरत है कि उनके रिस्क एपेटाइट कितनी है। आज अगर वो गोल्ड में पैसा लगाते हैं, सिल्वर में पैसा लगाते हैं, मैं आज जैसे आपको बताता हूँ, मैंने 10-12 साल पहले 6 किलो सिल्वर लिया अपने एक रिलेटिव के साथ, है ना। 12 साल पहले सिल्वर लिया, जितने में लिया वो 8 साल उसके बाद नीचे ही था। उसके बाद जैसे ही वो प्राइस रीच किया मैंने बेच दिया, उसके बाद 5 गुना हो गया 6 महीने में, है ना। 6 महीने में नहीं, शायद 1-2 साल में, पर 5 गुना हो गया। अब
इसमें क्या सिल्वर एसेट क्लास गलत थी? नहीं, सिल्वर अपना रिटर्न जैसे दूसरे एसेट क्लासेस देते हैं वैसे देते हैं। सारा गेम था मार्केट साइकिल टाइमिंग का, सारा ये रियल एस्टेट पे भी लागू होता है और बाकी स्टॉक्स पे भी। तो उसका जो साइकिल था, मेरे को साइकिल की नॉलेज नहीं थी, मेरे को एनवायरनमेंट की नॉलेज नहीं थी कि कैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कैसे ये फंडामेंटल्स काम करते हैं। मैंने सोचा पैसा लगाऊंगा और बढ़ जाएगा, और फिर उसके बाद जैसे ही मैं 8 साल देखा स्टैग्नेशन, इम्पेशेंट हो गया, जैसे ही वो पैसा रिकूप हुआ मैंने निकाल के निकल गया, जबकि वो टाइम था जब और बाय करना चाहिए था, क्योंकि आगे ग्रोथ फेज था। तो आपको अपनी कैश रिस्क एपेटाइट के साथ चलना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर आप अब गोल्ड में भी पैसा लगाते हैं, सिल्वर में भी पैसा लगाते हैं, आपको एक लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज आप उसको ले रहे हैं और फॉर एग्जांपल आज वो पीक पे होता है, या ठीक है हो सकता है यहाँ से 10-20% चला जाए पर आगे थोड़ी करेक्शन लेता है, तो अगला जो आप पीक देखना चाहेंगे उसमें बहुत अच्छा टाइम लग सकता है। तो अगर आपका टाइम होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप सोचते हो कि मेरे को 3 साल में रिटर्न्स चाहिए, दैट मे नॉट बी द अगेन द बेस्ट क्लास। रियल एस्टेट इसमें मच सेफर एसेट क्लास मुझे लगती है, कि रियल एस्टेट में दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आप लोन्स भी ले लेते हैं, बट अगेन आपको ये थोड़ा सा माइंडफुल होने की ज़रूरत है, जो आप इंटरेस्ट ले रहे हैं वर्सेस जो आपको रिटर्न मिलने वाला है, इंटरेस्ट से ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा तो आप आगे जा रहे हैं, अदरवाइज आप पीछे जा रहे हैं। जैसे हमने गोल्ड की बात की, मेरे को अभी रिसेंटली एक वेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट ही हैं, हाँ जी। अच्छे नोन है, हाँ जी। तो उन्होंने ऐसी मुझे एक सजेशन दिया कि हाँ जी। इस साल जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत फायदेमंद रहेगा। क्या हाँ कुछ जी। ऐसी बातें चल रही हैं, जैसे आपने रशिया यूक्रेन की बात की, हाँ जी। क्योंकि ये सब वॉर जो है ये पावर का, किसका वॉर है वो हम सब जानते हाँ हैं, जी। है ना। तो क्या ऐसा लग रहा है कि गोल्ड के दाम जैसे प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं कि और भी ज्यादा बढ़ेंगे, जी, इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से ना, मैं ये गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को मॉनिटर नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी जो मॉनिटर कर रहा हूँ वो एनवायरनमेंट देख रहा हूँ अभी, कि कैसे ये वॉर की सिचुएशन कैसे पैन आउट करती है। अब यहाँ से अगर सिचुएशन और वर्स होती चली जाती है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि गोल्ड और सिल्वर और बढ़ेगा, है ना। तो अब ये सब डिपेंड करेगा कि ये ग्लोबल वॉर एनवायरनमेंट जो अभी है, बेसिकली लाइव वॉर है कुछ कंट्रीज में, तो बट हाँ ठीक है, वी आर नॉट देयर एट वर्ल्ड वॉर, पर अगर ये चीजें और वर्स होती चली जाती हैं तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ेगा। पर अब ये चीजें अगर यहाँ से कंट्रोल होने लगती है या इससे स्टेबलाइज होने लगती है, देन गोल्ड एंड सिल्वर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच। तो अगेन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, हमेशा आपको टाइम होराइजन देखना, जूम आउट करके देखो आप कि आपका टाइम होराइजन क्या है। मे बी गोल्ड आज अच्छा इन्वेस्टमेंट होगी, पर अगर आप अगले 1 साल में आज खरीदा, 6 महीने में, साल में आपने बेच दिया, एनवायरनमेंट और ख़राब हो गया, तो आप पैसे बना सकते हैं। पर अगर आप थोड़ा सा लंबा टाइम होराइजन, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम है, या तो यहाँ से चीज़ें साउथ जाएंगी और ख़राब होंगी, और ख़राब होने के बाद वो स्टेबलाइज होंगी, या फिर वो इधर से स्टेबलाइज होनी शुरू हो जाएंगी। तो जब ये स्टेबलाइज होनी शुरू होंगी उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गोल्ड एंड सिल्वर थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। बट अगेन आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसका, पर मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है कि अगर ये एनवायरनमेंट थोड़ा सा काम होने लगता है दोबारा। और दूसरी चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, अब यूएस मनी प्रिंटिंग शुरू कर रहा है, ठीक है। जो मनी प्रिंटिंग शुरू हो रही है, मार्केट में लिक्विडिटी आती है, तो उसके बाद आपके पास पैसा फ्लोट करता है, तो वो रिस्क एसेट्स में भी जाता है, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। इसके बाद आपके स्टॉक्स भी बढ़ते हैं, क्रिप्टो भी बढ़ता है, रियल एस्टेट डेफिनेटली बढ़ता है, तो आपके दूसरे एसेट क्लासेस भी बढ़ेंगे। पर गोल्ड एंड सिल्वर की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगा कि कैसे ये वॉर सिनेरियो पैन आउट करता है पूरे 2026 में। मुझे तो नहीं लगता अभी थमने वाला है। हाँ अभी तो पता नहीं, मुझे लगता है कि अगले 2-4-6 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा जो होना है होगा। इससे ज़्यादा अगर ये 2-4-6 महीने और सिचुएशंस बिगड़ती चलेगी तो वी कुड बी लीडिंग वेरी बैड, बट आई डोंट थिंक हम इतने दूर जाएंगे अभी। मतलब अभी तक आप कोई किसी तरह की कोई परामर्श नहीं देते कि गोल्ड सिल्वर कैसा चलेगा ये? हाँ जी, तो मैं अभी एनवायरनमेंट को मॉनिटर करूंगा कि भाई एनवायरनमेंट अभी ये वॉर सिनेरियोज कैसे पैन आउट करते हैं सारे। जैसे जैसे वॉर्स सिचुएशन बेटर होगी या वर्स होगी, उसके हिसाब से मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर अपने प्राइसेस। तो चलिए दोबारा से मिडिल क्लास की तरफ ही आते हैं। मिडिल क्लास के साथ एक और प्रोवर्ब होता है कि मिडिल क्लास कभी अमीर नहीं बन पाती। मिडिल क्लास बीच में ही रहती है, ना गरीब ना अमीर, और हमेशा पिसती है, क्योंकि ना वो अपने आप को गरीब कह सकती है। मतलब आप सोच सकते हैं कि थोड़ा शो ऑफ भी करना पड़ता है बेचारों को, ये दिखाने के लिए कि हम ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है ये कब इंक्रीज होगा मिडिल क्लास का, थोड़ा अबव एवरेज कब जाएंगे? जी, मुझे लगता है कि आपके दिमाग को फॉलो करती है आपकी जेब। आप जैसा सोचते हैं ना वैसे ही आपके जेब में पैसा आता है। लोग कहते हैं कि अमीर आदमी की जेब में पैसा इसलिए वो ऐसा सोचता है, ऐसा नहीं है, इसका बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट है। जैसा वह सोचते हैं उसी की रीजन से उनकी जेब में पैसा आता है। तो अगर आप कहते हो कि कोई एक एक्स फैमिली है और वो मिडिल क्लास है और उसको अमीर बनना है,
उसको सोच बदलनी पड़ेगी कि जैसे अमीर सोचते हैं अगर वो वैसे सोचने लगेंगे। देखो कॉपी पेस्ट है ना, अब ये वैसा है हो गया सिनेरियो बिल्कुल। अगर आपको मैथ्स में 90% स्कोर लाना है ना, कैसे लाओगे? आप जो स्टूडियस बच्चा है आप उसको कॉपी करो, क्या करता है वो? मैथ्स की प्रैक्टिस करता है, मैथ्स पढ़ता है, सैंपल पेपर सॉल्व करता है। ये बड़ा सिंपल है ना। तो वेल्थ प्रिंसिपल्स भी सेम है। अगर आप एक रिक्शे वाले के साथ बैठते हो, रिक्शे वाले को कॉपी कर रहे हो और उससे एडवाइस लेते हो कि मैं 100 करोड़ की कंपनी कैसे चलाऊंगा, अगर उसको पता होता तो उसने खुद खोल ली होती, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको ये बड़ा कॉपी करने की जरूरत है कि अगर आपको वेल्दी बनना है तो आपको समझने की जरूरत है कि वेल्दी सोचते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं। तो सारा गेम सोचने का है। आप कैसे, अगर बहुत लोग मिडिल क्लास के साथ एक और बड़ा इशू ये रहता है कि वो वेल्थ को एवेल समझते हैं। वो सोचते हैं कि सारे पैसे की जो पैसा ही सब बुराइयों की प्रॉब्लम है, जबकि इसी प्रॉब्लम के लिए वो 9 to 5 जाते हैं। बच्चों को डे केयर में डाला होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों हार्डवर्क कर रहे होते हैं इसी प्रॉब्लम के लिए। पर आपका यही प्रॉब्लम फिर आगे भी नहीं आपको बढ़ने देता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका बिलीफ होता है ना, बिलीफ के हिसाब से आप एक्शंस लेते हैं। अगर आपका बिलीफ बार बार ये बोलता है कि पैसा अवेल है, तो आप इनडायरेक्टली अननोइंगली ऐसे ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो आपको उससे दूर करता जाता है। और जब आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो पैसा, तो उस केस में आपके सारे स्टेप्स ऐसे होते चले जाते हैं। आप चाहे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या आप जो भी एक्शंस लेते हैं, वो सारे एक्शंस उससे अलाइन करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप वेल्थ के नज़दीक जाते हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कही। और मेरे को लगता है इस वीडियो पे भी एक कमेंट तो ज़रूर आता है जब भी मैं किसी ऐसे शख्स को बुलाती हूँ जो वेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट होता है और माइंडसेट की बात करता है, तो एक कमेंट तो ज़रूर आता है कि जब आपके पास पैसा होता है ना तो बड़े बड़े लोग ज्ञान दे देते हैं। हाँ जी, तो वो चीज़ मैं बिल्कुल सही बोलते हैं कि आपके पास एग्जैक्टली आपने सही बात बोली और मैं इसी बात पे बोलता हूँ। मेरे पास भी पैसा आने के बाद ज्ञान देना शुरू किया, पर आप ये समझे इसमें पैसे से पहले ज्ञान आया था। आज मैं पैसे आने के बाद रहा हूँ, पर ज्ञान पहले आया था जिसकी वजह से पैसा आया था। मैं एग्जैक्टली सेम बात बोल रहा हूँ। अल्टीमेटली आप अगर आपके पास पैसा आने से पहले आप ज्ञान देते, कोई आपका ज्ञान सुनता ही क्यों? क्योंकि वो प्रूव नहीं करता कि एक ज्ञान से पैसा आता है। पहले ज्ञान आता है, फिर पैसा आता है, और फिर आप उस ज्ञान को लोगों को बांटते हो ताकि उनके पास भी ज्ञान आए और उनके पास भी वो पैसा आए। तो बिल्कुल सही बोला आपने। पहले जिसके पास पैसा आता है वो ज्ञान देता है, पर उसने वो ज्ञान से पैसा कमाया होता है, इसलिए वो बेचारा लोगों में शेयर करता है ताकि उनको। देखो मेरा आपका, जैसे आप अपना चैनल चलाते हैं, आपका कोई पर्सनल मोटिव नहीं है यहाँ पर। आप मिडिल क्लास को बार बार डिस्कस करते हैं, अपने हर पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप जेन्युइनली चाहते हैं कि वो लाइफ में आगे बढ़े। तो आप और मैं एग्जैक्टली वही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा यहाँ कोई पर्सनल मोटिव नहीं है किसी को भी ये मिसगाइड करना है यहाँ पे, है ना। तो अल्टीमेटली हम जो प्रिंसिपल्स, मुझे लगता है कि जो प्रिंसिपल्स ने मुझे हेल्प की है वही एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ। कोई इसको, बहुत सारे लोग होंगे जो इससे अलाइन नहीं करेंगे, विच इज फाइन। उनमें से अगर आपके 10,000 लोग सुनते हैं, 10,000 में 2 लोग भी इससे अलाइन करते हैं, वो इससे कुछ सीखते हैं और थोड़ा सा लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो ये पॉडकास्ट का पर्पस पूरा हो जाता है। बिल्कुल, मैं भी होपफुली मैं भी किस दिन उस चेयर पे बैठ के ज्ञान दे रही हूँ। देखो अब मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा रिच, देखो अल्टीमेटली आपको जितना सीखने को मिलता है, मुझे लगता है वो अनबिलीवेबल है। आई वुड वांट टू बी इन योर चेयर एंड पोजीशन एट सम पॉइंट, क्योंकि आप इतने सारे लोगों से बात करके इतना सारा ज्ञान समरी ले लेते हैं आप। मतलब अल्टीमेटली लोग बुक्स क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि दे वांट टू बी डाउनलोडिंग द लर्निंग्स ऑफ समबडीज होल लाइफ इन 2 वीक्स, है ना। आप वो 2-2 घंटे में इतनी समरी लेते हैं, तो आई थिंक यू आर रियली ग्रोइंग फास्ट इन लाइफ। चलिए, थैंक यू। एक सवाल मैं हमेशा पूछती हूँ, जैसे अभी पूछा भी कि किसी के पास कुछ भी नहीं है वो कैसे कमा सकता है। अगर किसी की इनकम 10,000 है, तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे कि वो कैसे अपना महीने का वेल्थ स्ट्रैटेजी करे, वेल्थ स्ट्रैटेजाइज करे? अगर कोई बैचलर है, या फिर 10,000 तो मुझे लगता है कि अगर किसी का बच्चे हैं तो वो तो कर ही नहीं सकता, लेकिन चलिए 10,000 से थोड़ा ऊपर बढ़ जाते हैं, 50 कर लेते हैं। 50 सैलरी होती है, अगर 2 कमा रहे हैं, फिर 1 कमा रहा है, तो कैसे आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे, क्या करे वो? देखो चाहे इसमें अब 10,000 हो चाहे 50,000 हो, मेरे को लगता है जिसने 50,000 जो कमाता है उसके बेचारे के खर्चे भी 30-40 हज़ार के होंगे, वो 10,000 ही बचाएगा। अब अगर आपके पास 10,000 ही है, 10,000 का प्रॉब्लम देखो क्या होती है इन्वेस्टमेंट की, अगर आपको डबल रिटर्न भी मिलता है 10,000 के 20,000 ही बनते, है ना। अब डबल रिटर्न करने के लिए आपको 3 साल में भी अगर किसी का पैसा डबल हो जाता है, बड़ा अच्छा रिटर्न है ना। पर अगर 10 का ही डबल करा तो 20,000 हो गया, वो आपकी लाइफ में कोई मटेरियलिस्टिक चेंज नहीं लाता। तो मुझे पर्सनली क्या लगता है, जिसके पास पैसे की कमी है ना, या तो आप ऐसा आइडिया खोजें, आप ऐसा आइडिया देखें। आपके पास अगर कोई आइडिया, देखो हर बिजनेस पे होता है किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्या आपके पास एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है? अगर आपके पास आइडिया सही में स्ट्रांग है तो आपको लोगों पैसे में लगाने वाले मिल जाएंगे।
दूसरी चीज़, अगर आपके पास ठीक है कोई स्ट्रॉन्ग आइडिया नहीं है, आपके पास आपकी मेहनत है, आपके पास हौसला है, राइट, आप कुछ भी पैरेलली कर सकते हैं। आप पैसा नहीं लगा सकते, पर आप पैसा तो बना सकते हैं अपने टाइम को। फॉर एग्जांपल कोई 9 to 5 नौकरी करता है, राइट, आज उसके पास 10,000 ही बचते हैं क्योंकि उसका 50,000 इनकम थी फैमिली की, 10,000 सेविंग करता है, 15,000 करता है। वो शाम के 2-3 घंटे कुछ ऐसा काम कर सकता है एक्स्ट्रा, और मैं ये नहीं कह रहा उसको सारी जिंदगी करने की जरूरत है, 2-4-5 साल, ताकि वो 10,000 से आगे बढ़ पाए, क्योंकि आगे बढ़ पाए ताकि वो अपनी क्योंकि जो एक्स्ट्रा इनकम होगी वो सारी उसकी सेविंग्स में ऐड कर सकती है। फैमिली का तो इनकम 40,000 में हो गई है ना, अब वो अगर एडिशनल 30-40,000 कमाता है तो 40,000 मंथली सेविंग्स शुरू कर सकता है। ऐसे धीरे धीरे करके वो अपना वेल्थ कैपिटल थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकता है, उसको फिर चाहे वो अपने ऊपर लगाए एजुकेशन में, या फिर वो अपने बिजनेस आइडियाज पे लगाए, या किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करे, वो फिर उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। पर मुझे लगता है कि अगर कोई कैश शॉर्ट है तो वो अपना स्वेट इक्विटी लगा सकता है, इसको स्वेट इक्विटी बोलते हैं। अपना खून पसीना आप लगा सकते हो, एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। मुझे नहीं लगता कि अगर आप स्ट्रांगली लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। अगर वो आपकी प्रायोरिटी है तो यूल फाइंड टाइम टू डू दैट। हम भी 12-12 घंटे आज भी काम करते हैं और हफ्ते के 7 दिन कर रहे होते हैं कई बार, और अगर करना है तो करना है। या एक कमेंट ये तो आता ही है जो मैंने बताया, हाँ जी। ज्ञान देते हैं, और दूसरा ये आता है कि आता क्या, हम भी सुनते हैं, अपने मम्मी पापा से भी हमने कई बार सुना है कि अमीर वही बन सकता है या तो 2 नंबर का धंधा करता हो या फिर जिसके पास पेरेंटल एसेट हो। हाँ जी, ये भी बिलीफ है। मैं आपको ये बताता हूँ, देखो ये बहुत अच्छा बिलीफ है, क्योंकि ये बिलीफ ना आपको लोग ना ये दूसरों के लिए बिलीफ नहीं, अपने ऊपर बिलीफ डाल रहे होते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, ये बिलीफ आपको जस्टिफाई करता है। अगेन ये मिडिल क्लास का नहीं, एग्जैक्टली ना, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर यूजुअली मिडिल क्लास इसीलिए रह जाता है मिडिल क्लास, क्योंकि वो इस बिलीफ को पाल के बैठा है। और वो इस बिलीफ को पाल के बैठा है, से होता क्या है, वो और किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। क्योंकि जब भी आप एक्सक्यूजेस देते हो, आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो, क्यों आप वैसे नहीं बन सकते हो, और क्यों आप बगैर एफर्ट डाले एक्स्ट्रा बैठ सकते हो। तो अल्टीमेटली देखो, हर आदमी को क्या करना है, कहते हैं ना, हमें दूसरों को जवाब नहीं देना होता, आपको अपने आप को जवाब देना होता है। तो अल्टीमेटली ये बिलीफ के साथ आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे होते हो कि 9 to 5 की नौकरी कर रहे हैं, यही ठीक है, क्योंकि अगर 3 घंटे काम फालतू करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अदरवाइज कुछ करना है तो एक्स्ट्रा ना। पर आप अगर ये जस्टिफाई करते हो, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, तो इससे क्या हुआ, आपने वो चांस ही कट कर दिया है जिसमें आप एक्स्ट्रा कुछ कर सकते थे। तो बड़ा ईजी है, बहुत ईजी है जस्टिफाई करना कि भाई एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते हैं, या पैसा हमें बिलोंग ही नहीं करता। और यही बिलीफ, यही माइंडसेट, मैंने बोला ना, हर चीज बिलीफ से शुरू होती है। अगर आप बिलीव करते हो ना, आप गरीब रहोगे। देखो हेनरी फोर्ड का था ना डायलॉग ये, इफ यू थिंक यू कैन और यू कांट, यू आर राइट। तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप करोगे, नहीं आपको लगता है नहीं कर सकते तो आप अगेन राइट हो। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों की अपब्रिंगिंग ही इन्हीं सब थॉट्स के साथ शुरू हो जाती है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो एक बच्चा ना अपने माँ बाप को 60, 70, 80% तक कॉपी कर लेता है। पर आप ये देखें, मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, एक इंसान का जो आउटकम है ना लाइफ में, वो उसका थॉट्स है। आप ये सोचे, एक हाइपोथेटिकली मानते हैं, हर बच्चा अगर बाप की फोटो स्टेट बनने लगता है, बाप का जो थॉट प्रोसेस था उसके हिसाब से उसको मिला जिंदगी में। बच्चा एग्जैक्टली बाप का थॉट प्रोसेस अगर लेता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं सीखता, तो कभी भी जितना उसके बाप ने कमाया उससे आगे नहीं बढ़ता। पर हम हर बार देखते हैं जनरेशंस में लोग अपने बाप से ज्यादा कमा के आगे बढ़ जाते हैं। बहुत कॉमन देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वो उनसे ज्यादा सोचते हैं और उनसे डिफरेंट सोचते हैं। आपका जब तक थॉट प्रोसेस नहीं चेंज होगा ना, आपकी लाइफ में जो आप क्या मिला वो नहीं बदलेगा। तो अगर हर बच्चा अपने बाप को डाउनलोड ही करता जा रहा है और उससे ज्यादा कुछ नहीं सीख रहा है, तो हमेशा जितना फादर ने किया एट बेस्ट के सिनेरियो वो उतना ही कर पाएगा, उससे कम ही कर पाएगा। अदरवाइज उनसे ज्यादा कुछ करना है तो आपको उनसे ज्यादा कुछ सीखना पड़ेगा। तो फैमिली डेफिनेटली, देखो फैमिली डेफिनेटली आपकी स्टार्ट होती है, पर फैमिली आपका एंड नहीं होता। एलोन मस्क का बाप एलोन मस्क नहीं था, पर एलोन मस्क आज जो करता है वो उसके बाप ने नहीं किया था। जैसा वो सोचता है उसके पेरेंट्स ने या फिर उससे फोर फादर्स ने नहीं किया था। तो वो आपकी बिगिनिंग है, पर अल्टीमेटली अगर आपने सारी जिंदगी अपनी फैमिली के ही ट्रेडिशंस और थिंकिंग और थॉट प्रोसेस को ही सीखा और उसके अलावा आपने कुछ नहीं सीखा, तो मुझे लगता है कि बहुत काम करने की जरूरत है। ट्रू। अच्छा, कौन सी ऐसी मूवीज या कौन सी ऐसी बुक्स आप रिकमेंड करते हैं जो आपको वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करें? देखो, थिंक एंड ग्रो रिच इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। आई थिंक बहुत लोग करते हैं। बाकी रिच डैड पुअर डैड है, वो आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी देता है सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के बीच, और बिजनेस क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होते हैं, सेबी क्वाड्रेंट से। प्लस आप और बहुत सारी माइंडसेट की बुक्स हैं आई थिंक। इसके बाद जब आप आगे बढ़ने लगते हैं, डैन मार्टेल की भी बुक एक बहुत अच्छी बुक है बायो टाइम बैक के बारे में, बट वो इट्स मोर अबाउट द बिजनेस, राइट।
आई थिंक एंड ग्रो रिच इज़ वेरी वेरी पावरफुल, क्योंकि वो आपको बताता है कि जैसे आपके थॉट्स हैं उसके हिसाब से आपको लाइफ में आप ग्रो करते हैं। अगर आपके थॉट्स पुअर वाले हैं, और इसी रीज़न से मैं आपको बोलता हूँ, यू आर ऑलवेज एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। अगर आप जिन लोगों में बैठते हो, आप अगर वो सर्कल चेंज करके अपने से और नीचे जो है, फॉर एग्जांपल आप 50,000 की सैलरी पे हो, आप किसी मैनेजर के रोल पे हो किसी कंपनी में, आप 5 चपरासियों के साथ उसका सर्कल बना लो, डेली शाम को उनके साथ बैठने लगो 3-3 घंटे, इवेंचुअली आप भी एक चपरासी के रोल पे ही पहुंच जाओगे धीरे धीरे, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसे ही आपको लाइफ में मिलेगा। ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, मुझे लगता है कि ये लोगों को फॉलो करना चाहिए। बहुत बार हमें लगता है कि हम अपने रिश्तेदार नहीं छोड़ सकते, भाई बंधु नहीं छोड़ सकते, तो मैं ये नहीं कहता कि आपको छोड़ो, पर आपको अपना टाइम देखो कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। मतलब सड़ा हुआ सेब है, फॉर एग्जांपल 4 सड़े हुए सेब है, उसमें एक सेब बीच में रह के अगर बैठा है और वो सोचे मैं ना सड़ूं, तो यहाँ पे इमोशंस काम नहीं करते, है ना। यू नीड टू बी प्रैक्टिकल, आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना पड़ सकता है आपको। बहुत बार इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी, जो इनिशियल जर्नी होती है, बड़ी लोनली होती है, क्योंकि वो अपना पुराना सर्कल छोड़ते हैं इन ऑर्डर टू ग्रो करने लगते हैं, पर अभी नए सर्कल में वो अडॉप्ट नहीं कर पाते। इसीलिए कई फ्रेंड्स ने मुझे छोड़ दिया। अब मैं भी छोड़ूंगी ये इसको। अच्छा, एक और सवाल मेरा ये था कि क्या स्पिरिचुअलिटी भी कहीं ना कहीं काम आती है आपके माइंडसेट में, या फिर आपको मोटिवेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए? मैं बहुत ज़्यादा नहीं बिलीव करता हूँ ऑनेस्टली। मुझे लगता है कि आपका कर्म ही आपका धर्म है। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग फॉलो करते हैं वो गलत है। स्पिरिचुअलिटी है ना। हाँ, मैं बोलता हूँ कि जो आप कर्म कर रहे हो उसका आपको फल मिल रहा है। इसको स्पिरिचुअलिटी से मैं ज़्यादा नहीं जोड़ता हूँ, मैं ये कि आपके एक्शन से ज़्यादा जोड़ता हूँ। मुझे लगता है कि आप जैसा करते हैं वैसा मिलता है। एक बार करेंगे नहीं मिला, 2 बार करेंगे नहीं मिला, पर अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग है ना, इसलिए मैं बड़ा आपको ऑफ कैमरा भी बोल रहा था, मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। ये जोसेफ मैकलिंडन है फ्रॉम यूएस, तो उसका मैंने एक बार एक सेमिनार अटेंड किया था। उसने 4 वर्ड्स बोले थे विच इज़ वेरी पावरफुल एंड स्टक मी फॉर एवर। उसने बोला था थिंक, फील, डू, हैव। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप फील करते हैं, जैसा फील करते हैं वैसा आप एक्शन लेते हैं, जैसा एक्शन लेते हैं वैसा रिजल्ट मिलता है। तो आपकी लाइफ के जो रिजल्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लोजली आपकी थिंकिंग थॉट प्रोसेस से। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया ना, जैसे सेकंड रोहित का एग्जांपल लिया था, उसका कन्विक्शन है कि यार बिजनेस में पैसा लगाओगे, चांसेस लोगे तो आगे बढ़ोगे। वो डूब भी जाएगा, नुकसान भी हो जाएगा, वो फिर भी लगा रहेगा। और आप कितने एंटरप्रेन्योर्स को, कितने मल्टी बिलियनियर्स को जिनके आप नाम सुनते हैं, आप किसी की भी हिस्ट्री खोल के देखें। वॉल्ट डिज्नी 7 बार बैंकक्रप्ट हुआ, उसके बाद वॉल्ट डिज्नी बना है। एलोन मस्क जब अपना 3rd या 4th रॉकेट लॉन्च कर रहा था, दे वर एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। आप किसी भी बड़े की स्टोरी देखेंगे ना, दे हैव जस्ट टेकन बिगर मोर रिस्क देन एन एवरेज पंटर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फेल सब होते हैं, पर जब आपका कन्विक्शन होता है कि आप आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए बोलते हैं सक्सेस इज गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग एंथुजियाज्म। आप अपना हौसला नहीं खोते हैं, फेलियर्स तो पार्ट ऑफ द जर्नी है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी इतना आप नहीं बिलीव करते, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये स्पिरिचुअलिटी ही है। अगर आप अपने काम को भी धर्म मानते हैं, वो भी स्पिरिचुअलिटी है। आजकल एक नई थ्योरी भी चली है, मैनिफेस्टेशन। आप अपने जो भी आपके गोल्स हैं वो आप सामने रखिए, सुबह सुबह पढ़िए। आप एक मैजिक वाटर चला है, मैजिक वाटर में बॉटल में आप अपने गोल्स लिख लीजिए, सुबह सुबह उसको कंज्यूम कीजिए। ऐसा कुछ आप भी करते हैं? मैं कुछ नहीं करता हूँ ऐसा, पर मुझे लगता है कि ये बड़ा पावरफुल है। और पावरफुल इस रीज़न से, अगेन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, देखो आप जिस चीज़ पे फोकस करते हैं ना, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, राइट। आपका जो फोकस है ना, जैसे मैंने भी बोला था ना, थिंक, फील, डू, हैव। जो उसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपका फोकस है आज के टाइम, ठीक है, वो आपके एक्शंस डिटरमाइन करता है। तो अल्टीमेटली आप चाहे मैनिफेस्टेशन बोले, चाहे विजन बोर्ड बोले, चाहिए आप जो मैजिक वाटर की बात कर रहे हैं ये बोले, अल्टीमेटली इन सब एक्टिविटीज से आप कर क्या रहे हैं, आप अपने गोल्स के लिए अपने आप को डेली रिमाइंड कर रहे हैं। तो वो फोकस आपका हमेशा है। ये ऐसा नहीं है कि रात को आप 10 बजे किसी अपने दोस्त के साथ बैठ के बियर पी रहे हैं और कल को कहते हैं मैंने 100 करोड़ की कंपनी खोलनी है। ये वो है कि जो डेली आप उठते हैं मॉर्निंग में, आप इंटेंशनली अपने इंटेंशंस क्लियर करते हैं, आप अपने गोल। तो इसीलिए मॉर्निंग में भी करते हैं लोग, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हैं, आपके पास अभी सारा दिन सामने है आपके, आप मॉर्निंग में अपने गोल्स देखते हैं, तो वो आपको रिमाइंड करता है कि आपको किस डायरेक्शन में स्टेप्स लेने हैं। और फिर आप डेली अगर वो बार बार करते रहते हैं, तो आपको एक रिपीटेड रिमाइंडर मिलता है, जिसकी वजह से फिर आपके जो डेली एक्शंस होते हैं उनमें वो रिफ्लेक्ट होता है। तो वो इंटेंशनल आप स्टेप्स लेने लगते हैं। उस आज नहीं लेंगे, कल नहीं लेंगे, परसों नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बोलता हूँ, आप ये सोचते हैं कि यार मेरे को अभी 10 किलो वेट लूज करना है ना,
अगर आप ये डेली डेली मॉर्निंग में देख रहे हैं, आप 2 दिन नहीं जाएंगे, तीसरे दिन नहीं जाएंगे, पर चौथे दिन आप वॉक पे निकल ही जाएंगे। अगर डेली डेली आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा नियरली बैठे रहना या फिर कोई भी एक्सरसाइज, हर एक्सरसाइज को अवॉइड करना, अगर आप 4 दिन उसको लगातार देख रहे हैं तो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो ये मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं या गोल सेटिंग्स की बात करते हैं या विजन बोर्ड की बात करते हैं, ये आपको एक रिपीटेड रिमाइंडर देता है। इसीलिए आप बहुत लोग राइट करते हैं पेपर पे, बहुत लोग वो आपने जो मैजिक वाटर बोला वो करते हैं, बट अगेन जिसको जो सूट करता है वो करे, पर इंटेंशन यही है कि आप अपने आप को डेली रिमाइंड कर रहे हैं कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। डेली आप उसको डायरेक्शन बता रहे हैं। इट्स लाइक जीपीएस है ना, आपका गोल उधर है, आप डायरेक्शन बता रहे हैं। आप सुबह विदाउट जीपीएस नहीं उठ रहे हैं, डेली उठ रहे हैं और जो जैसा आपके पास दिन आ रहा है आप वैसे कर रहे हैं। आप इंटेंशनल मूव्स कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे आप गोल की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि आजकल ये चला भी बहुत है। अभी रिसेंटली हमने क्रिकेटर्स का देखा, अभिषेक शर्मा, उन्होंने भी मैनिफेस्ट किया था। वो उन्होंने चिट डाली हुई थी अपनी पॉकेट में, जब उन्होंने रन्स अच्छे बनाए, स्कोर किया अच्छा, तो उन्होंने वो चिट दिखाई सबको। फिर उसके बाद रिंकू सिंह, उन्होंने भी ऐसा ही मैनिफेस्ट किया था और उनका कहना है कि उन्होंने सजेस्ट किया था गब्बर। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बड़ी, मतलब कहते हैं यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट होता है। मुझे लगता है कि देखो अल्टीमेटली मैनिफेस्टेशन से होता क्या है, जब आप बार बार उसको देख रहे हैं तो ये आपका बिलीफ सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। आप जब किसी चीज को स्ट्रांगली बिलीव करने लगते हैं ना, देखो मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं, पर मुझे लगता है कि उसके पीछे एक प्रैक्टिकल रीजन है। अगर आप किसी चीज को स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आज आपके दिमाग में ये आता है कि मैं मैराथन विनर हूं, आपके दिमाग में मैराथन विनर हो और आप दौड़ना शुरू करते हो और आप गिर जाते हो, आप दोबारा उठोगे, पैर ब्लीड कर रहा होगा, घुटने पे चोट लग गई होगी, आप फिर भी दौड़ोगे क्योंकि आपका बिलीफ बड़ा स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन ना आपके बिलीफ को इंपैक्ट करता है और बिलीफ आपके एक्शंस को डिटरमाइन करती है। और ये बिलीफ स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि देखो अच्छे टाइम में बिलीफ की इतना काम नहीं आता, पर जैसे जैसे आप कुछ भी करते हैं आपको फेलियर्स आते हैं। हर फेलियर के बाद बिलीफ ही होता है जो आपको दोबारा खड़ा करता है और उस डायरेक्शन में दौड़ाता है। तो जब आपकी मैनिफेस्टेशन हो रही है ना, तो मैनिफेस्टेशन से आपका बिलीफ स्ट्रांग हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल किसी भी क्रिकेटर की आप बात करें जो ये मैनिफेस्टेशन करता था, है ना, मैं क्रिकेट ज़्यादा फॉलो करता नहीं तो मुझे पता नहीं, पर जिस भी क्रिकेटर ने ये मैनिफेस्टेशन किया तो उसको बड़ा स्ट्रांग बिलीफ था कि वो करेगा। अब उसके स्टेप्स में आज वो ये बोलता है कि मैंने पा लिया बिकॉज ये मैनिफेस्ट किया था, पर उसने बीच में अब ये जर्नी नहीं बताई है कि मेरे कितने चांसेस उसमें फेल हुए थे। माइकल जॉर्डन बोलता है कि माइकल जॉर्डन का मैं पीछे सुन रहा था, उसने कहा था कि मेरे को वो 3 सेकंड का जो शॉट था, उस पावर शॉट के लिए मैंने पता नहीं 9,000 के 10,000 शॉट्स मिस किए थे जब मैंने प्रैक्टिस की थी। तो पीपल गेट रिवॉर्डेड इन पब्लिक फॉर द थिंग्स दैट दे डू इन प्राइवेट। तो उन्होंने कितनी बार फेल हुए उसने उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि उसका कभी टाइम भी नहीं मिला होगा उनको, पर यूजुअली आपको मैनिफेस्टेशन दिख रही है इधर और उधर उसका रिजल्ट दिख रहा है। बीच की जो इतनी लंबी जर्नी है वो उसी ने देखी है। बिलीफ बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो आपको जितने भी सेटबैक्स हैं उस पर से उठा पाए, क्योंकि अदरवाइज 3 बार ठोकर लगेगी, चौथी बार आदमी दौड़ना बंद कर देता है। आजकल ना जेनजी वर्ड बड़ा चल रहा है ना, और मुझे लगता है कि ये जनरेशन कई सारी चीज़ों में अच्छी भी है। जो मुझे सबसे अच्छी बात इस जनरेशन की लगती है वो ये है कि ये हमारी तरह लेबर की तरह काम नहीं करती कॉर्पोरेट ऑफिस में। मतलब इनको मेंटल प्रेशर ज़्यादा होने लग पड़ता है जल्दी। ये कहते हैं कि हमें सुट्टा लगाने जाना है, 1 घंटे बाद अपना क्या बोलते हैं माचा जो भी है वो पीना है, नहीं तो मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये लोग इस मामले में तो सही है भाई, लेबर की तरह काम नहीं करते। हम लोगों की 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, हम 12 घंटे काम करते थे। तो इन लोगों की 8 घंटे की तो 8 घंटे काम करेंगे जिसमें 3 ब्रेक्स होंगी। इस मामले में तो सही है, लेकिन फिर भी कुछ आपको लगता है कि यूथ क्या कुछ गलतियां करता है अपने माइंडसेट को लेकर, या फिर ऐसी एज में जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना होता है? ये मुझे लगता है यूथ के साथ आज के टाइम सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो इम्पेशेंसी है। इम्पेशेंट है यूथ बहुत आज के टाइम। तो आप कभी भी फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान है हु इज़ वेरी यंग, अब वो सोचता है कि मैंने वेल्थ बिल्ड करनी है, वो इन्वेस्टमेंट शुरू करता है। अल्टीमेटली जो उनका टाइम होराइजन है ना, दे आर वेरी इम्पेशेंट। आज पैसा लगाते हैं, उनको कल अमीर बनना है, उसके लिए रास्ते सही हैं गलत हैं वो उसको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पर आपको अगर लंबा दौड़ना है ना, आपको रास्ते सही अपनाने पड़ते हैं। आप गलत करते हुए ज़्यादा लंबा दौड़ नहीं पाते। तो यूथ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यूथ इम्पेशेंट होने की वजह से अगर वो कुछ काम पे भागना भी शुरू करते हैं, आज अगर उसने दौड़ लगानी शुरू करी किसी ने, क्योंकि उसको मैराथन दौड़ के उसको वर्ल्ड चैंपियन बनना है, वो 3 दिन दौड़ लगाने के बाद चौथे दिन हाफने लग जाता है और बेड पे होता है और नहीं जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इम्पेशेंस की वजह से क्या होता है। आप देखें जो वेल्थ बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं, अगेन बिकॉज ये फाइनेंस पे एपिसोड है तो मैं वेल्थ बिल्डिंग पे बात करूंगा अभी। तो
हर एक इंसान को जूम आउट करके देखना चाहिए, क्योंकि किसी भी, आप वॉरेन बफे की बात करें, आप किसी भी बड़े से बड़े वेल्दी पर्सन की बात करें, ज्यादातर को आप देखोगे सब 60-70s के बाद बिलियनियर बने। इन्वेस्टिंग शुरू करी थी 15 साल की उम्र से, बिलियनियर बनते बनते 60 साल की उम्र क्रॉस हो गई है। उसका रीजन ये है क्योंकि इट टेक्स टाइम फॉर एवरीथिंग टू ग्रो। वो यूथ आज के टाइम जो समझता नहीं है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। तभी आप वॉरेन बफे या किसी ने बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज एक्चुअली द 8th वंडर। पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं समझता। उनको लगता है कि आप वेल्दी शॉर्ट टर्म में हो जाते हो, पर आप किसी की भी सिग्निफिकेंट वेल्थ देखते हो ना, वो जनरेशंस लग जाती है कईयों को। और कोई भी बिल्ड करता है तो अगर एक ही जनरेशन में कोई खुद बिल्ड करता है ना, तो वो 15, 17, 18 से शुरू करते हैं और बाय द टाइम दे गेट टू 200-500 मिलियन डॉलर्स, और आप देखते हैं वो 60-70s पकड़ जाते हैं या बिलियंस में जाते हैं, दे गेट टू ओल्ड। क्योंकि इस दौरान सारी लर्निंग कर्व्स होते हैं, धीरे धीरे चीजें कंपाउंड करती हैं। तो अगर आज एक 20 साल का लड़का नई नौकरी करता है, 25,000 की नौकरी मिलती है उसको नोएडा में या गुड़गांव में, या 50,000 पे पहुंच जाता है, उसके बाद वो सोचता है मैं इन्वेस्ट करके मैं आज 50 करोड़ कमा लूंगा अगले 5 साल में, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट 50 करोड़ डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है, बट थोड़ा सा कई बार आपको टाइम होराइजन को जूम आउट करके देखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो थोड़ा सा अगर आप अपना टाइम होराइजन पेशेंस रखेंगे तो यू विल गेट देयर। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। पर आपको राइट डायरेक्शंस में स्टेप लेने हैं और आपको ये समझने की जरूरत है। इसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेइंग भी है, पीपल ऑलवेज ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 1 ईयर बट ऑलवेज अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन अ डेकेड। आप 10 साल में क्या कर सकते हैं उसको तो आप बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर आप 1 साल में क्या कर सकते हैं उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं। एक और मेरा सवाल हाँ जी। माइंडसेट को लेके हम क्योंकि बात कर रहे हाँ जी। हैं, एक माइंडसेट ये भी रहता है जो है वो आज है, कल की किसने सोची है। तो दूसरा माइंडसेट ये भी है कि यार कल के लिए कुछ बचा के रख लो। तो कौन सा माइंडसेट सही है? क्योंकि जो आप चीज़ बता रहे हैं कि यूथ बड़ा इम्पेशेंट हाँ है, जी। तो वो उस मामले में भी सही है कि यार 60-70 साल की उम्र में करोड़पति करके करना क्या है मैंने, अब बाकी दूसरी जनरेशन के लिए क्यों छोड़ के जाऊंगा। सही बात तो है। क्या है, क्या मतलब किस क्या आप बिलीव करें? देखो, अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास जितना है मैं उसमें खुश हूँ, तो अगर वो सच में खुश है तो मेरे को लगता है निर्वाणा मिला हुआ है आपको। आपको कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। अगर आप जेन्युइनली खुश हो तो हर आदमी खुशी ढूंढ रहा है, आपको निर्वाणा मिल गया। पर आपको ये समझने की जरूरत है कि आप जेन्युइनली खुश हो या सिर्फ इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप अपने ऊपर से बर्डन कम करना चाहते हो, आप एक्स्ट्रा पेन नहीं लेना चाहते आगे बढ़ने का। इस रीजन से आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो कि यार मैं तो इतने में गुजारा कर लूंगा, कोई नहीं, दूसरे रोटी पे बटर लगा के खाते हैं, मैं सूखी रोटी खा लूंगा, पर इसी में खुशी है। तो ये समझने के, ये डिस्टिंक्शन करने की बड़ी जरूरी है कि आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो या आप जेन्युइनली खुश हो। आप जेन्युइनली खुश हो और आप चाहते हो कि भाई दिस इज व्हाट आई वांट टू बी डूइंग अंटिल 60, मैं 60-70 की उम्र तक भी, आज 20 साल का हूं पर 70 की उम्र तक भी एग्जैक्टली ऐसे रहना चाहता हूं और ये मेरी खुशी है, तो मैं कहता हूं आपको निर्वाणा मिल गया, आपको दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। ट्रू। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है क्या, हाँ जी। अमीरों को आप देक के पहचान लेते हैं और मिडिल क्लास को भी देख के पर्सनालिटी में या फिर उनके हाव भाव में कुछ ऐसा फर्क होता है? हाँ, थोड़ा कभी, नॉट ऑलवेज बट कभी कभी। हाँ, मैं हमेशा गरीबों को देख के पहचानता हूँ। महंगी घड़ियाँ होंगी, बड़ी गाड़ी होंगी, वो और पूरे अच्छे सूट पैंट में होंगे, मतलब उनके कपड़े डिफरेंट होते हैं। पर आप जो एक्चुअल वेल्दी होते हैं दे आर मॉडेस्ट। वो नॉर्मल गाड़ी में आपको दिखेंगे, उनको जरूरत होती है, ऐसा नहीं है वो बड़ी नहीं खरीदते हैं, पर उनको जरूरत होती है खरीदते हैं। पर देखो फर्क है अमीर होने में और अमीर दिखने में। मिडिल क्लास को अमीर दिखने का शौक होता है क्योंकि उसको वो पैसा खर्च करना है जो उसके पास है नहीं, उसको इंप्रेस करना है जिससे वो चिढ़ता है। पर जो अमीर बनना चाहते हैं वो अमीर होने पे फोकस करते हैं। फिजूल खर्ची नहीं करते। हाँ, मतलब अगेन उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते हैं, वो उनका उस डायरेक्शन में ध्यान नहीं होता है। देखो अल्टीमेटली आपका जो फोकस है ना, जो दिमाग है, वो फोकस बड़ा लिमिटेड है, राइट। आप किन चीज़ों पे उस फोकस को लगाते हो वो बहुत डिटरमाइन करता है आप कहाँ जाते हैं। तो अगर जो बिजनेसमैन है, ट्रू बिजनेसमैन है, उसका सारा फोकस ही उन चीज़ों में लगा होता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, तो वो इन चीज़ों पे फोकस ही नहीं कर पाता है। जहाँ पर एक मिडिल क्लास बहुत बार फोकस कर रही होती है, मिडिल क्लास का फोकस ये होता है कि पड़ोसी के पास ऐसी गाड़ी आई तो मेरे पास ऐसी क्यों नहीं आई, अब उसके लिए मुझे कितना डेट लेना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है, वो उनको मैटर नहीं करता है। मुझे लगता है सबसे अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन अगर मैं दे पाऊंगा आज तो वो ये है, आप जब भी लोन लेते हैं आप हमेशा समझे कि ये जो जिसके लिए भी लोन ले रहे हैं क्या डेप्रीशिएटिंग एसेट है, क्या एप्रीशिएटिंग एसेट है। क्योंकि हमें लगता नहीं है, स्नोबॉल इफेक्ट होता है, पर छोटी छोटी फोन से लेके, गाड़ी से लेके, ये धीरे धीरे आपको लाइफ में पीछे लेके चली जाती है अगर आप इन पे फाइनेंसेस लेते हो। अगर आप कैश लेते हो वेल एंड गुड, क्योंकि कैश से आपको 2 बेनिफिट्स होते हैं। मैंने गाड़ी कैश लेनी इसलिए शुरू की, 2 चीज उसके बड़े रीजन थे। पहला रीजन ये,
मैं एक डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं ले रहा हूँ जिस पर डबल लॉस कर रहा हूँ इंटरेस्ट देके। सेकेंड बेनिफिट ये था कि वो मुझे मेरी औकात में रखता था। ऐसा पैसा जो मैं लगा के भूल सकता हूँ आज के टाइम, मैं सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आगे की कोई कमिटमेंट नहीं ले रहा उसमें। आज अगर मैं फॉर एग्जांपल लेने को मैं लंबोर्गिनी ले सकता हूँ फाइनेंस में, पर अगर मेरी फाइनेंस मेरे को टोयोटा तक परमिट, मेरा कैश पोजीशन मेरे को टोयोटा तक परमिट करती है, तो मैं टोयोटा भी रहना चाहूँगा रेदर देन टेकिंग लंबोर्गिनी। अब कल को मेरा कैश रिजर्व बढ़ेगा तो फिर मैं दूसरी ले लूँगा, पर एटलीस्ट इट इज़ कीपिंग मी इन चेक्स एंड बैलेंसेस। तो मैं वो बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ अभी। ट्रू, आपसे बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चल रहा और काफ़ी देर तक बात की और बहुत अच्छी अच्छी आपने सजेशंस दी और सबसे अच्छा लगा कि इतने सारे लोगों को आप पढ़ते हैं, सुनते हैं। Thank you. और वो आपने कोट किया, वो हाँ जी। बड़ा ज़्यादा रिलेटेबल होता है। Thank और जहाँ तक मिडिल क्लास की बात है, मिडिल क्लास सही में लगता है कि कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन आप जैसे लोगों से मिले तो हम भी मिडिल क्लास है, आप भी सब मिडिल क्लास है। मुझे लगता है सारा गेम है आपके थॉट प्रोसेस का, आप कैसा सोचते हैं, आप किन लोगों को सुनते हैं। इसलिए आप राइट लोगों को सुने, राइट लोगों के बीच बैठे, एस्पिरेशनल लोगों के पीछे बैठे। मैं अपने कई बार अपने रिलेटिव्स को भी एडवाइस देता हूँ, डोंट सिट विद पीपल हु आर एक्चुअली रिच, सिट विद पीपल हु आर एस्पिरेशनल, जो आगे बढ़ने की हौसला रखते हैं। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि यार मेरे से कोई ऊपर फाइनेंशियली बेटर है, बेशक उनके पास जनरेशनल वेल्थ है, उनके साथ बैठना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ दीज पीपल आर डेंजरस। अगर किसी के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है क्योंकि उसके फादर ने उसको दे दी और आप उसके साथ बैठ रहे हैं ये सोच के कि वो आपकी सक्सेस डिटरमाइन करेगा, नहीं, क्योंकि वो 100 से 50 पे आ जाएगा, पर आप उसके थॉट्स लेके आपके पास एक की होगी, आप उसे 50 लाख पे ले आओगे। अल्टीमेटली आप अगर कोई ऑटो चलाने वाला भी है पर एस्पिरेशनल है, जो कल को ऑटो से टैक्सी से फ्लीट लेना चाहता है, आप उसके साथ बैठोगे तो वो आपके एक से आपको दो से चार ले जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली कोई किसी को पैसा नहीं देता है, जो इंसान एक दूसरे को देते हैं वो थॉट्स देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं। देखो कहते हैं ना, पीपल इधर इंस्पायर यू और ड्रेन यू। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आप बैठते किसके साथ है। तो मुझे लगता है कि हर एक के पास सेम पोटेंशियल है। आप अपने जो सराउंडिंग्स है, कैसे थॉट्स आपके दिमाग में जा रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं, क्या आप न्यूज़ सुन रहे हैं, क्या फियर सुन रहे हैं। अगर आप डेली दुनिया भर का क्राइम सुनेंगे तो आप घर से बाहर निकलते हुए भी डरेंगे। तो मुझे लगता है कि आप किससे अपने माइंड को फीड कर रहे हैं डेली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉर्निंग में उठें, आप अच्छी चीज़ें सुने, लोगों की सक्सेस स्टोरीज देखें, फेलियर मत देखें। 10 में से एक आदमी कामयाब होता है तो एक की स्टोरी सुने, बाकी 9 की ना सुने। थैंक यू सो वेरी मच इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और इतना अच्छा। माय प्लेजर, इट वाज अ प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू, सेम हियर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी इस एपिसोड से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि ये जो रोना हम लोग रोते आए हैं इतने सालों से, और जैसा कि मैंने कहा कि हमारी परवरिश भी शायद उसी ढर्रे पे होती है कि हम मिडिल क्लास हैं, ज़्यादा पैसा नहीं खर्चना है, यहाँ पर पैसा नहीं लगाना है, अगर इस पे पैसा दे दिया तो फिर घर कैसे चलेगा। तो उस थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और जैसे कि सर ने एक वर्ड बहुत बार यूज़ किया, मैं नोटिस कर रही थी, आपका एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट। तो रिस्क एपेटाइट को देखते हुए चलिए और एक कहावत को थोड़ा सा गलत ठहरा देते हैं, अगर चादर छोटी है तो आप लंबे पैर पसारिए, चादर खुद ब खुद बड़ी हो जाएगी। इसी थॉट प्रोसेस के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और आप आगे बढ़िए, अमीर बढ़िए, और हम आपके साथ हैं। बाय, टेक केयर। थैंक यू। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.